हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा उसके आगे का नया टॉपिक लेके चल रहे हैं हम। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रीजेंट। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर मोल कॉन्सेप्ट एंड अदर केमिकल रिएक्शंस। क्योंकि केमिकल रिएक्शंस आता है तो उसमें हमें मान लिया मोल्स निकालना है, मास निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपका लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है। अगर ये पता है तो ही आप निकाल सकते हैं। इसी को बोल यहाँ पर हम यूज करेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो भी यूज करते हैं। सबसे पहले हम बता रहे हैं ये होता क्या है, लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है एक्चुअली में, उसको समझना है। लिमिटिंग रीजेंट का मतलब होता है आपने कोई भी एक रिएक्शन ले लिया और गिवन रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है। क्या बना रहा है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है, द रिएक्टेंट विच कंज्यूम फर्स्ट, the reactant which consume first in the reaction, that is called limiting reagent। समझ गए कि नहीं? रिएक्टेंट में जो सबसे पहले क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रीजेंट, और जो रिमेनिंग बचेगा उसको बोलते हैं हम एक्सेस रीजेंट। ओके, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? सो डेफिनेशन हम लिख रहे हैं इसका, the reactant which consume first in the reaction is called limiting reagent। क्या कहलाता है वो? लिमिटिंग रीजेंट कहलाता है। बात समझ पा रहे कि नहीं? क्या कहलाता है वो? लिमिटिंग रीजेंट कहलाता है। और जो रिमेनिंग एक्सेस बचता है भाई, फर्स्ट कंज्यूम, यहां पर क्या होगा, फर्स्ट कंज्यूम, तो वो क्या कहलाता है, लिमिटिंग रीजेंट। और रिमेनिंग जो बचता है दैट इज कॉल्ड एक्सेस रीजेंट। एंड remaining is called एक्सिस रीजेंट। रिमेनिंग जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस रीजेंट हम बोलते हैं। ठीक है, हम कुछ और भी लिख देते हैं, यहाँ पर कुछ चीजें और भी हैं। यहाँ पर हम बता रहे हैं कैसे डील करेंगे इसको। when we are dealing with balance chemical equation, then if number of mole of reactant are not in the ratio of stoichiometric coefficient, of the balance chemical equation, then their
should be there should be one reactant which should be limiting reactant limiting reactant। ओके, तो हमने पूरा थ्योरी के बारे में आपको बताया कि इस थ्योरी का मतलब क्या है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द रिएक्टेंट विच कंज्यूम फर्स्ट इन द रिएक्टेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट एंड द रिमेनिंग इज कॉल्ड एक्सिस रिएजेंट। ये तो कंडीशन हो गई रिएक्शन की। आपने क्या लिया, रिएक्टेंट से आप क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, और आपके पास क्या है, ए और बी है, और यहाँ पर प्रोडक्ट सपोज पी बन रहा है। तो रिएक्टेंट में कितने सब्सटेंस यूज किए हैं, 2। तो इन दोनों में पहले कौन कंज्यूम हो जाएगा, ए बी में फर्स्ट कौन कंज्यूम होगा, पहले कौन खत्म हो जाएगा। मान लिया सपोज ए फर्स्ट कंज्यूम होता है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा, और बी क्या कहलाएगा, एक्सेस रिएजेंट। बात समझ पा रहे हैं क्या नहीं। बट आगे की कंडीशन क्या बोल रहा है, व्हेन वी आर डीलिंग विद द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेकिन ये तभी आप यूज कर पाएंगे जब आपका रिएक्शन कैसा होना चाहिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होने चाहिए। बैलेंस नहीं है तो आप लिमिटिंग रिएजेंट आप नहीं निकाल सकते, याद रहे आपको। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बैलेंस होना चाहिए। देन इफ नंबर ऑफ moles of reactant are not in ratio of stoichiometric coefficient। stoichiometric coefficient बोले तो जो गिवन एक ओरिजिनल केमिकल रिएक्शन होता है उसके आगे जो कोफिशिएंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। यानी गिवन एक केमिकल रिएक्शन के यहाँ पर जो वैल्यू लिखा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। बात समझ पा रहे हैं क्या नहीं। फॉर एग्जांपल मान लिया हमने एक रिएक्शन लिखा कुछ इस तरीके से, यहाँ प्रोडक्ट बनाया, तो यहाँ पर ए बी जो दे रखा है इसको क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक, क्या बोलते हैं हम, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। स्मॉल ए बी क्या कहलाता है आपका, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाता है ये। तो ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो क्या होने चाहिए, इक्वल नहीं है। देन देयर शुड बी वन रिएक्टेंट which should be limiting reagent। तो वो क्या हो जाता है आपका, लिमिटिंग रिएजेंट बन जाता है। बात समझ पा रहे हैं क्या नहीं। ये तो हमने थ्योरी की बात किया, बट परफेक्ट इसको समझना है एक्चुअली में हम कैसे समझाएंगे, तो हम एक पर्टिकुलर एक रियल एग्जांपल लेके बात करेंगे। अगर आपने एक एग्जांपल ले लिया, रियल एग्जांपल लेकर उसको बात करते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। याद रहे कंपटीशन में जेई नीट जो भी रहेगा आपका एडवांस सब में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रहे आपको। जहाँ स्टार बनाते हैं इसका मतलब वो पॉइंट कैसा होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप। तो आप इस डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं। पहले डेफिनेशन तो बहुत शॉर्ट है आपका, कितना है, द रिएक्टेंट व्हिच कंज्यूम फर्स्ट इन द रिएक्टेंट रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, और रिमेनिंग जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। बट कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप करेंगे अपने आप को, क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। चलिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं फिर बात करेंगे हम। लिमिटिंग रिएजेंट की बात कर रहे हैं। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, समझना क्वेश्चन क्या है उसको आप समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट उसी में होगा। क्वेश्चन लेके चल रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट का, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन है हमारे पास 3 मोल ऑफ 3
mole of Na2CO3. 3 mole of Na2CO3 is reacted with 6 mole of HCl solution. HCl solution. Find the volume of CO2 gas. CO2 gas produce at STP पे प्रूव करना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है तो क्वेश्चन से ही समझ में आएगा ये क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको हमने बताया था कि यहाँ पर आपको रिएक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। बिना रिएक्शन के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो आप भूल जाइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन लिखना पड़ेगा। Na2CO3 प्लस किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, HCl के साथ रिएक्ट होता है और गिव प्रोडक्ट। आपको पता होना चाहिए कि ये सॉल्ट है और ये एसिड है, ये रिएक्ट होकर क्या बना देगा, आप आयोनाइज करके देख लो, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको कैसे बताया था, ये Na प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका CO3 2-। इस तरीके से ब्रेक करेगा और ये कैसे ब्रेक करेगा, H प्लस Cl माइनस। लेकिन ये प्लस है, प्लस के साथ इसका माइनस ऐड हो जाएगा क्योंकि अट्रैक्शन होता है। लेकिन इसका चार्ज 2 प्लस है, यहाँ पर माइनस बने तो आप क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर क्या बना लेगा, ट्वाइस ऑफ NaCl बना लेगा। दूसरा क्या बना लेगा, ट्वाइस ऑफ H2, डायरेक्ट जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों का चार्ज बराबर है, तो H2CO3 बना लेगा। लेकिन याद रहे कि ये जो वीक एसिड होता है, जब आप कोई भी रिएक्शन कराते हैं, ये कार्बोनेट के साथ, कोई भी कार्बोनेट हो एसिड के साथ रिएक्ट होता है, तो उसमें क्या होता है कि ये वीक एसिड होता है, ये विद इन सेकंड के लिए बनता है। याद रखना कैसा बनता है, ये विद इन सेकंड के लिए। आफ्टर दैट ये ब्रेक हो जाता है किसमें, CO2 और H2O में ब्रेक हो जाता है। इसलिए हम कभी भी H2CO3 नहीं लिखते, इसलिए उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, CO2 प्लस H2O लिखेंगे। याद रहे आपको, क्योंकि ये विद इन सेकंड के लिए ही बनता है, फिर से ये ब्रेक हो जाता है CO2 और वाटर में। तो हमने सबसे पहले क्या किया, रिएक्शन लिखा, बैलेंस रिएक्शन लिखा है। आप चेक कर लेना ये रिएक्शन कैसा है, बैलेंस है, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम आप चेक कर लो। बैलेंस होने के बाद अब हम देखते हैं कि गिवन कंडीशन क्या है। चलिए Na2CO3 कितने मोल दे रखा है आपको, 3 मोल दे रखा है। HCl कितने मोल दे रखा है, 6 मोल दे रखा है। गिवन कंडीशन है ये। तो ये जो ये है आपके गिवन मोल। इसके बाद आपको लिखना है, याद रहे, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखना है। चलिए स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, ध्यान से देखिए। Na2CO3 कितने मोल लिखा है, यहाँ पर कितना है, 1 दे रखा है आपको। कितना मोल दे रखा है आपको, 1 मोल दे रखा है। HCl के आगे कितना लिखा है, 2 लिखा है, दैट इज 2 मोल। यहां पर आ जाइए, NaCl के आगे कितना है, 2 मोल लिखा हुआ है। CO2 के आगे कितना है, 1 मोल, और H2 के आगे भी कितना लिखा है, 1 मोल। दिस इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। दिस इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, याद रखना। इसका सबसे बड़ा रोल है इसमें। स्टोइचियोमेट्रिक नहीं आता है तो फिर ये रिएक्शन मींस इसमें जो पूछ रहे हैं आप नहीं निकाल पाएंगे कभी भी। तो ये जो रेशियो है ये क्या कहलाता है, स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो भी बोल सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे। अब कंडीशन समझना, अब किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वो आपको पता करना है। चलिए देखते हैं। आप चाहें तो इसको स्मॉल वैल्यू ले सकते हैं, कॉमन होता है, इसको आप निकाल सकते हैं। चाहे तो 3 कॉमन ले लो तो 1 2 आ जाएगा। ये कैसा आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा।
तो भी कंडीशन सेम ही रहेगा इसका, बट आप ओरिजिनल कंडीशन से लेके चलिए देखते हैं हम। देखो स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो को देखो, क्या लिखा है, 1 मोल कौन है, Na2CO3, तो कैसे लिखते हैं, 1 मोल ऑफ Na2CO3। अगर इसका 1 मोल यूज करते हैं तो इसके कितने मोल लेने पड़ेंगे, 2 मोल, तो जाकर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। कंप्लीट कंबशन कराना है, कंप्लीट रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, कंज्यूम होगा, तो इसके 1 मोल लेने पड़ेंगे, इसके कितने लेने पड़ेंगे बेटा, 2 मोल लेने पड़ेंगे, 2 मोल ऑफ HCl। ये 1 कंज्यूम होता है तो ये कितना होगा, 2 मोल कंज्यूम होगा। दिस इज द रियल कंडीशन। अब गिवन कंडीशन के अनुसार चलते हैं हम। गिवन कंडीशन क्या है आपका, ये 3 मोल है, ये 6 मोल है, तो आप निकाल लो यहाँ पर 3 मोल अगर हम क्या लेते हैं, Na2CO3, 1 के लिए 2 है तो 3 के लिए निकालना है हमें, तो 1 के लिए 2 है तो ये 3 के लिए कितना हो जाएगा, 1 के लिए 2 तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, 6 मोल हो जाएगा, ये 6 मोल ऑफ HCl। लेकिन ये ओरिजिनली दे ही रखा है आपको, क्योंकि अगर आप 3 मोल लेते तो उसके कितने कंज्यूम हो जाएंगे, 3। इसका मतलब पूरा रिएक्शन कहता होता है एक साथ कंज्यूम हो रहा है, Na2CO3 भी कंज्यूम हो गया एक ही बार में, और HCl भी कंज्यूम हो गया, रिमेनिंग कुछ नहीं बचेगा। तो जब रिमेनिंग कुछ नहीं बचता है, रिमेनिंग क्यों नहीं बच रहा है, कि 3 मोल यूज करने पर ये 6 मोल कंज्यूम हो जा रहा है पूरा। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि फिर ये दोनों ही रीजेंट कैसे हो जाएंगे, लिमिटिंग रीजेंट हो जाएंगे। जब परफेक्ट कंज्यूम हो जाते हैं दोनों तो वो क्या कहलाते हैं, लिमिटिंग रीजेंट। तो इस केस में आप लिख सकते हैं बोथ आर लिमिटिंग रीजेंट, बोथ आर लिमिटिंग रीजेंट। यहां पर दोनों रीजेंट कैसे हो जाएंगे, लिमिटिंग रीजेंट होंगे। कौन कौन, Na2CO3 है, HCl। तो याद रहे आपको, अब आपको क्या पूछ रहा है, CO2 पूछ रहा है, CO2 का वॉल्यूम निकालना है, याद रहे। तो याद रखना लिमिटिंग रीजेंट ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। याद रहे प्रोडक्ट जब आपको बनाना रहता है तो कौन बताता है आपका, कि जो लिमिटिंग रीजेंट होता है वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। याद रहे आपको, तो प्रोडक्ट तो दोनों ही लिमिटिंग रीजेंट, तो कोई भी ले लो आप, दोनों से आंसर सेम आने वाला है। याद रखना दोनों से आंसर कैसा आने वाला है, सेम आने वाला है। अब देखो कैसे आएगा, चलिए मैं बताता हूं। अभी बताओ हम किससे निकाले, आप किसी से भी निकाल लो। मान लिया आप Na2CO3 से निकालते हैं तो कंपैरिजन करो स्टोइचियोमेट्रिक से। तो यहां पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, 1 मोल ऑफ Na2CO3। ये 1 मोल है तो ये कितना बनता है, 1 मोल ही बन रहा है यहाँ देखो। तो यहाँ लिखेंगे आप 1 मोल ऑफ CO2 बनेगा ये, यानी ये 1 यूज करेंगे तो ये 1 रहेगा। अब गिवन कंडीशन के अनुसार निकालना, ये तो ओरिजिनल कंडीशन था। गिवन कंडीशन क्या है, 3 मोल के लिए निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 मोल ऑफ Na2CO3। अगर ये 1 है तो ये 1 बनेगा, 3 होगा तो ये कितना बनेगा, 3 मोल ही बनेगा। बात समझ में आया। तो आपको CO2 के मोल पता चल गए, कितने मोल दे रखे हैं, 3 मोल। देखो तो यहाँ पर आपको एक बात पता चल गया, मोल ऑफ CO2 इक्वल टू 3। तो निकालना क्या है आपको, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या होता है, N इक्वल टू बी एट STP अपॉन 22.4 लीटर। याद आ रहा है मोल्स का फार्मूला, ये फार्मूला होता है। चलिए वॉल्यूम निकालना, तो यहां से B बराबर आ जाएगा STP पर N इंटू 22.4, और N कितना मोल दे रखा है, 3 मोल। 3 इंटू 6 सॉरी 2.2.4 आंसर हो जाएगा यानी 67.2 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये वॉल्यूम निकलेगा, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो मुझे लगता है आपको कुछ समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना रहेगा आपको। नेक्स्ट कंडीशन में हम बताने जा रहे हैं, ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट कंडीशन में
नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा है। अभी तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर दोनों ही लिमिटिंग रीजेंट थे, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि लिमिटिंग कौन सा है और ऐसा। आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन दिया, अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, उसमें डिफाइन करूंगा कि लिमिटिंग और एक्सेस रीजेंट कैसे निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स चेंज करके ले रहे हैं। सपोज हमसे कह रहा है 6 मोल ऑफ Na2CO3 is reacted with 4 mole of HCl solution। तो पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस। क्या पूछ रहा है आपसे? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस एट STP, ये क्वेश्चन है। तो फिर से वही रिएक्शन लिखना है आपको, Na2CO3 प्लस ट्वाइस ऑफ HCl2 gives twice of NaCl प्लस CO2 प्लस H2, ये बन जाएगा। अब आपको हमने क्या बताया था, गिवन कंडीशन लिखना है। गिवन क्या है आपका, ये 6 मोल दे रखा है और ये आपको 4 मोल दे रखा है। अब इसके बाद क्या लिखना है आपको, स्टोइचियोमेट्रिक मैट्रिक कोफिशिएंट। ओरिजिनल कंडीशन में ये 1 मोल है, ये 2 मोल है आपका, और ये 2 मोल है, ये है 1 मोल, ये भी कितना दे रखा है, 1 मोल दे रखा है। तो हमने आपको क्या सिखाया था कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्योंकि वो बताता है कि रिएक्शन कैसे हुआ। तो ये स्टोइचियोमेट्रिक है, तो इसके बेस में लिखना है। तो कैसे लिखना है, 1 मोल ऑफ Na2CO3, वो ये यहाँ से देख रहा हूँ मैं, वहाँ से नहीं देख रहा हूँ मैं, इक्वल टू इसके कितने मोल कंज्यूम होंगे, 2, देखो 2, ये 1 है, ये 2 लिखा है, तो इक्वल टू कितना लिखेंगे, 2 मोल ऑफ HCl कंज्यूम हो जाएंगे। यहाँ पर कितने मोल कंज्यूम हो जाएंगे, 2 मोल। ये रियल कंडीशन है, याद रखना। ओरिजिनल रिएक्शन में अगर ये 1 मोल कंज्यूम होता है तो ये 2 मोल चाहिए कंप्लीट रिएक्शन कराने के लिए। अगर ये 2 मोल लेंगे तो ये 4 हो जाएगा फिर, लेकिन गिवन कंडीशन के अनुसार चल रहा है। तो गिवन कंडीशन के अनुसार आप देखो, अब गिवन कंडीशन में यहाँ पर 6 मोल दे रखा है, ध्यान से देखो कितने मोल दे रखा है, 6 मोल दे रखा है, और ये कितना दे रखा है आपको, 4 मोल दे रखा है। तो उसके अनुसार जब हम लिखेंगे तो 1 के लिए 2 है, तो यहाँ पर आप लिख रहे हैं 6 मोल ऑफ Na2CO3। भाई 6 के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ देखो, वहाँ ये क्या है उससे मतलब नहीं है आपको। आप 1 के लिए 2 है तो 6 के लिए कितना हो जाना चाहिए, ये 12 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 12 मोल ऑफ HCl। ये 6 करेंगे तो ये कितने कंज्यूम होंगे, 12 हो जाएंगे। पता चला कैसे, 1 के लिए 2 तो 6 के लिए कितना हो जाएगा, 12। तो ये आपका कंडीशन होना चाहिए कंप्लीट कंबशन के लिए। लेकिन ध्यान रहे आपके पास HCl के यहाँ पर 12 कंज्यूम होते हैं जब ये 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया कितना है आपको, 4 मोल, तो 12 है ही नहीं वहाँ तक। तो ये रिएक्शन जब स्टार्ट होगा इसके 6 मोल तक पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा रिएक्शन, क्योंकि 4 पर जाके रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 12 कंज्यूम होंगे ना। तो ये कहाँ पर रुक जाएगा रिएक्शन, क्योंकि पहले ही कंज्यूम हो जाएगा। क्योंकि 4 मोल के लिए कितना चाहिए, कितने मोल चाहिए, ये भाई 1 के लिए 2 है, तो ये 2 के लिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जिसके 2 मोल खत्म हो पाएंगे तो इसके कितने हो जाएंगे, 4 खत्म हो जाएंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि रियल कंडीशन में इसके 6 मोल के लिए इतने मोल चाहिए, लेकिन गिवन कंडीशन 1 मोल के लिए 2 मोल है,
तो ये 4 दे रखा है ना, तो यहाँ पर 2 मोल करते हैं तो ये कितना हो जाता 4, तो इसके 2 मोल खत्म हो पाएंगे तो इसके कितने हो जाएंगे 4, तो यहीं पर रिएक्शन रुक जाएगी, लेकिन ये रिमेनिंग रह जाएगा। तो इसमें पहले कंज्यूम कौन हो गया HCl, पहले कंज्यूम कौन हो गया HCl। नहीं तो आप यहाँ से एक और चीज़ बता रहा हूँ, ये बात ना समझ में आया हो, तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है ये दोनों वैल्यू को आप रियल कंडीशन से लिख लिया, फिर ये दोनों वैल्यू को यहाँ पर देखना है कि इन दोनों में से छोटा कौन सा है। देखो 6 बराबर है, यहाँ पर ये छोटा है, अगर ये इससे छोटा आ रहा है इसका मतलब ये पहले खत्म हो गया होगा। सो दैट यहाँ पर आपका लिमिटिंग रीजेंट कौन बन जाएगा बेटा, HCl होगा। कौन होगा HCl। तो बचेगा कौन, एक्सिस रीजेंट बचेगा आपके पास, और वो कौन होगा यहाँ पर Na2CO3। अगर आपको निकालना हो कि लिमिटिंग एक्सिस रीजेंट का अमाउंट बताना है कितने मोल बचेगा, तो आप अमाउंट भी निकाल सकते हैं। तो आप समझ लो, अभी अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर ये 4 मोल कंज्यूम होगा तो ये कितने मोल खत्म हो पाएगा 2 मोल, तो बचेगा कितना। या फिर एक कंडीशन और है मेरे पास, भाई 2 में कंप्लीट तो बचेगा इतना, 4 बचेगा नहीं है। या फिर एक और केस है हमारे पास समझने के लिए, जब भी एक्सेस रीजेंट निकालना है तो देखो कैसे निकालते हैं, मॉड लगाना, पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पहले समझ लो। तो इसके मोल कितने लिखे हुए हैं 6, और इसका कोफिशिएंट कितना है, अपॉन 1 कर देना माइनस। यहाँ पर देखना ओरिजिनल मोल कितने हैं 4, कोफिशिएंट कितना दे रखा है 2, इन दोनों का मोड का वैल्यू निकाल देना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, यानी 4 मोल आपका एक्सेस रीजेंट बचेगा। कितना मोल बचेगा 4 मोल। तो आपको पता चल गया लिमिटिंग रीजेंट कौन है HCl। तो अब याद रखना CO2 किस पे डिपेंड करेगा, CO2 कितना बनेगा वो कौन बताएगा, आपका HCl ही बताएगा। याद रहे, ये नहीं बता सकता क्योंकि लिमिटिंग रीजेंट ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। अरे एक बात सोचो, एक नॉर्मल कंडीशन बता रहा हूँ, जब आप कोई रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर मान लिया कोई A है और ये B है, आपको प्रोडक्ट बनाना है। मान लिया 10 है और ये 5 है, तो मान लिया 5 ये खत्म हो गया सपोज, और ये कुछ बच गया सपोज, तो फिर जो रिएक्शन तो रुक ही जाएगा ना, ये अकेला थोड़ा रिएक्शन करता रहेगा। रिएक्शन एक किसके साथ करना है, बी के साथ करना है, तो ये कब तक चलेगा, जब तक इसके मोल इसके साथ रिएक्ट होते रहेंगे। लेकिन मान लीजिए टाइम से पहले ही खत्म हो गया तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा और ये बच जाएगा, ऐसा कंडीशन है यहाँ पर। तो लिमिटिंग रीजेंट कौन हो गया HCl। तो आप देखो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से कैसे लिखना है, आप देखो 2 मोल ऑफ HCl, तो ये कितना मिलेगा आपको स्टोइचोमेट्रिक 2 और ये 1 लिखा है तो यहाँ हो जाएगा 1 मोल ऑफ CO2 बन जाएगा आपका। कितना बन जाएगा 1 मोल। तो अगर मैं कहता हूँ ये 1 मोल ऑफ HCl अगर यूज करना है तो ये कितना बनेगा, फिर 1/2 मोल ऑफ CO2 बनेगा। 2 के लिए बने तो ये 1 के लिए कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लेकिन ओरिजिनल कंडीशन में मोल कितने दिए हैं HCl के 4 के लिए गिवन कंडीशन के अनुसार निकालना है। क्वेश्चन में इसके 4 मोल दिए हैं तो 4 मोल के लिए लिखना है, तो 4 मोल ऑफ HCl इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/2 मोल ऑफ CO2। सो दैट आंसर कितना आ गया 2 मोल ऑफ CO2 बनेगा। कितने मोल मिलेगा CO2 2 मोल मिलेगा। अगर मोल पता है CO2 के तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अभी फार्मूला हमने बताया था कि N इक्वल टू B/22.4 होता है कि नहीं, तो यहाँ से B बराबर आ जाएगा N इंटू 22.4 और मोल कितने आ गए 2 मोल, यानी 2 इंटू 22.4 आंसर कितना हो जाएगा 44.8 और ये आंसर किस में आ जाएगा लीटर में आ जाएगा। ये आंसर होगा इसका। तो ये बात क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं आपको। मैंने 2 एग्जाम्पल बता दिए, अब चाहे तो एक आध एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं आपके लिए समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल से ही समझ पाएंगे आप। चलिए मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। अब इसको देखो, मैंने अभी मोल्स के टर्म में बताया था। मैंने क्या बोला था कि मोल्स के टर्म में डिफाइन किया है, कभी ये ग्राम के टर्म में भी आ जाएगा और वॉल्यूम के टर्म में भी पूछ सकता है, किसी भी टर्म में पूछ सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं दूसरे टर्म में। तो आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा कैसा कॉन्सेप्ट है इसका। चलिए आगे चलता हूँ मैं फिर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दे रखा है आपका 50 kg ऑफ N2 गैस and 10 kg of हाइड्रोजन गैस, क्या लिया है? हाइड्रोजन गैस लिया है। आर मिक्स्ड, इन दोनों को क्या कर दिया है? मिक्स्ड कर दिया है टू प्रोड्यूस्ड NH3, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। तो कह रहा है कैलकुलेट द NH3 फॉर्म, कैलकुलेट द NH3 फॉर्म, ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। फिर से आपको हमने क्या बोला था, रिएक्शन फिर से दे दिया है और उसको बैलेंस करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर समझना है क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। आपको N2 गैस दे रखा है और H2 गैस दे रखा है, तो किसका फॉर्मेशन करता है? अमोनिया का करता है। तो बैलेंस करेंगे यहाँ पर, तो 3 मोल हो जाएगा, यहाँ 2 मोल हो जाएगा। दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, अब चलिए गिवन कंडीशन के अनुसार चलते हैं। गिवन कंडीशन जो आपको दे रखा है वो कितना है? N2 कितना दे रखा है आपको? 50 kg दे रखा है और H2 कितना दिया है? 10 kg। ये है गिवन कंडीशन। गिवन। नेक्स्ट में हमने क्या बोला था? स्टैच्योमेट्रिक। ये वाला दिख रहा है, ब्लू कलर वाला कम दिख रहा है ना, ब्लैक ही यूज करना पड़ेगा। चलिए, तो जो स्टैच्योमेट्रिक हम रेशियो ले रहे हैं, स्टैच्योमेट्रिक रेशियो है ये। कॉन्सेप्ट एक जैसे ही लगाना है आपको। कितना मोल दिया है? 1 मोल दिया है। ये कितना दिया है आपको? 3 मोल दिया है। और ये कितना दिया है? 2 मोल। चलिए, ये दे रखा है, तो ये मोल में दे रखा है, ये केजी में दे रखा है। तो आप दो कंडीशन है, या तो आप क्या करो, इसको केजी में कन्वर्ट कर लो, या फिर इसको डायरेक्ट किस में कर लो? मोल में कन्वर्ट कर लो। तो देखो मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कॉन्सेप्ट है हमारे पास। देखो मोल का बराबर होता है W/m। W कितना है? 50 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका? 28। और इसका H2 का आपको लिखना है, तो वो कितना आ जाएगा? N बराबर 10/2। कितना मोल हो जाएगा? 5 मोल। और ये कितना आ जाएगा आपका? 1. सपोज 1.9 आएगा, ऐसा मान लेता हूँ। कितना आएगा? 1.9 लिख देता हूँ, अप्रॉक्स लिखा है। ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। ये कंडीशन है। अब क्या करना है? लिखना है। हमने क्या बताया था? स्टैच्योमेट्रिक कोफिशिएंट लेके चलना है पहले। तो यहाँ लिखेंगे 1 मोल ऑफ N2। तो ये कितना कंज्यूम होगा आपका? 3 मोल ऑफ H2 कंज्यूम होगा। ये है रियल कंडीशन। अब गिवन कंडीशन के अनुसार चलना है। किसके चलना है? गिवन कंडीशन के अनुसार चलना है। समझ पा रहे हैं क्या नहीं? किसके अनुसार चलना है आपको? गिवन कंडीशन के अनुसार चलना है। गिवन कंडीशन के अनुसार चलेंगे
तो आपको आंसर देखना है, क्या आंसर आएगा। ये जो आंसर है आपका एग्जैक्ट 1.8 आ रहा है, बस ये देखना था। चलिए आगे देख लीजिए। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब गिवन कंडीशन के अनुसार चलना है। देखो इसमें से कोई भी ले लो, दे रखा है N2 दे रखा है, कितना दिया है 1.8 मोल ऑफ N2 के लिए निकालना है। ये 1 के लिए कितना था 3, तो 1.8 के लिए कितना हो जाएगा, ये 1.8 इंटू कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 मोल ऑफ H2, ये हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई आप कर दो तो ये हो जाएगा 5.4 मोल ऑफ H2। चलिए अब थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन ये करना है, अब हमने एक चीज सिखाया था, लिमिटिंग रीजेंट पता करना है। तो इसके 1.8 मोल कंज्यूम होंगे तो इसके कितने होते हैं 5.4 मोल। आप देख रहे हैं कि पहले कौन खत्म हो गया, ये 1.8 था, ये 1.8 है, ये कितना है 5.4 है और ये कितना है 5 है। तो ये वहाँ तक रिएक्शन नहीं पहुँच पाएगा, ये वैल्यू इससे कम रहेगी, इससे ये वैल्यू क्या रह गई, कम रह गई। ये वैल्यू यहाँ पर वैल्यू आप देखो कम रह गई कि नहीं, 5.4 है, ये 5 ही है। तो यहाँ से हमने एक चीज़ बताया था, जो वैल्यू इन दोनों में से कम दिखेगा वो लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिटिंग रीजेंट कौन हो गया, H2 हो गया। सो दैट यहाँ पर आपका लिमिटिंग रीजेंट कौन होगा बेटा, लिमिटिंग रीजेंट कौन हो गया, H2 हो गया है। कौन हो गया है, H2। एक्सेस रीजेंट कौन हो जाएगा यहाँ पर, एक्सेस रीजेंट हो जाएगा आपका N2। और अगर N2 का निकालना हो कितने मोल, कितना अमाउंट वो रिमेनिंग बचेगा, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो अभी आपको टेक्निक क्या बताया था, बोलिए। तो हमने क्या बोला था, जो मोल गिवन कंडीशन में है 1.8, कोफिशिएंट कितना है इसका 1, मॉड में लेना है माइनस, और यहाँ पर कितना था आपका गिवन कंडीशन कितना है 5, और यहाँ कितना है 3, इसका मॉड निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अगर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना आता होगा आपको, हम बता चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ से आप ये क्या निकाल लेंगे, एक्सेस रीजेंट। तो लिमिटिंग रीजेंट आपको पता चल गया है, लेकिन हमें इसका अमाउंट निकालना था, कितना था। तो कौन डिसाइड करेगा, हाइड्रोजन ही डिसाइड करेगा। देखो कैसे आपको लिखना है, फिर कोफिशिएंट लिखना है पहले 3 मोल H2, तो ये कितने मोल बनेगा 2 मोल NH3 का फॉर्मेशन होगा। अगर ये आप 1 के लिए निकाल रहे हैं, 1 मोल H2 लेना है, तो ये कितना बन जाएगा 3/2 मोल ऑफ NH3 बनेगा। लेकिन ओरिजिनल कंडीशन कितनी है, 5 मोल के लिए निकालना है, तो 5 मोल ऑफ H2 के लिए कितना हो जाएगा 2 × 5 / 3 मोल ऑफ NH3। तो टोटल कितना आ जाएगा 10/3 मोल। अमोनिया के कितने मोल बनेंगे 3 मोल। तो मोल पता चल गए किसके, अमोनिया के, ये अमोनिया के मोल हैं ये। तो आप क्या कर सकते हैं, उसका मोल पता चल गया, लेकिन इसको आंसर किस में लेना है, केजी में ही पूछ रहा है। केजी में दिया है तो केजी में ही निकालना पड़ेगा। तो n बराबर क्या होता है, W/m होता है। तो W बराबर क्या होता है, n × m। तो W = W किस में आता है, किलोग्राम में। मोल कितने हैं वहाँ पर 10/3, और अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 17 होता है। कितना होता है 17। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 170 / 3। आंसर किस में होगा, ये किलोग्राम में होगा, क्योंकि हमने ये वैल्यू किलोग्राम में ले रखा था, इसलिए ये आंसर आएगा। तो मुझे लगता है ग्राम में या किलोग्राम में दिया रहेगा तो भी आप निकाल सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट ये आता है, कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हैं यहाँ से। इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप।
आप इसका प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप सॉल्व करके बताना है मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, और ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप कंप्लीट करना है इसको। मेरे पास क्वेश्चन जो दे रखा है मैं लिख रहा हूँ, कैलकुलेट वेट ऑफ FeO फ्रॉम 4 ग्राम बेनेडियम ऑक्साइड BO दे रखा है यहाँ पर, एंड 5.57 ग्राम ऑफ Fe2O3 दे रखा है ये क्वेश्चन है। बाकी इसमें सारी चीज़ें बताना है, एंड लिमिटिंग रीजेंट और एक्सेस रीजेंट भी डिफाइन करना है इसमें। तो इसमें आपको ये तो कंडीशन लिखा है, ये वेट निकालना है FeO का, लिमिटिंग रीजेंट और एक्सेस रीजेंट भी निकालना है। बट आप रिएक्शन देख लो कैसे होगा, इसको ये जानना जरूरी है, क्योंकि बिना रिएक्शन आप हो सकता है आप ना कर पाए इसको कंप्लीट। तो यहाँ पर FeO का निकालना है, तो रिएक्शन में आपको दे देता हूँ यहाँ पर BO+, मेरे पास रिएक्शन दे रखा है Fe2O3 टू गिव्स FeO प्लस B2O5, ये रिएक्शन है हमारे पास। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है हमारे पास? नहीं, बैलेंस आपको करना पड़ेगा, नहीं तो बैलेंस करके बता देता हूँ। ये 2 मोल रहेगा और आपका ये 3 मोल रहेगा आपका, और ये 6 मोल, ये है बैलेंस। यानी ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर अमाउंट किसका निकालना है? FeO का निकालना है, फेरस ऑक्साइड का अमाउंट निकालना है आपको। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? फेरस ऑक्साइड का अमाउंट निकालना है, तो ये आपको सॉल्व करके बताना है। बाकी प्रैक्टिस करेंगे आगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट वाला हमारा पार्ट खत्म हुआ है। इसमें अगला कुछ कॉन्सेप्ट और भी मैं बता रहा हूँ आपको, उसको भी आपको देखना है। लिमिटिंग रिएजेंट का पार्ट खत्म हुआ। आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। यहाँ पर क्या है, बिना प्रैक्टिस के आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, याद रहिए। तो मेरे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, परसेंट यील्ड कैसे निकालते हैं। परसेंट यील्ड क्या होता है, परसेंट यील्ड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। कुछ नहीं, फार्मूला याद रखना है आपको एक छोटा सा। यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल यील्ड एंड कैलकुलेटेड यील्ड इनटू 100% में है, इसलिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूँ Mg+S, तो ये क्या बना रहा है, MgS बना रहा है। फिर आगे पूछ रहा है कैलकुलेट यील्ड ऑफ द, क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कैलकुलेट यील्ड ऑफ द MgS in the above reaction, in the above reaction is 50 gram but 56 gram, 56 gram, but experimental is 50 ग्राम, ये दे रखा है। तो यहाँ से आप मास निकालेंगे, इसका कितना मास हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ये कितना है आपका
24 ग्राम और ये है 32 ग्राम। तो यहाँ से यही तो निकल के आया। ये कौन सा कहलाएगा? कैलकुलेटेड। और गिवन कौन सा? एक्सपेरिमेंटल। ये दे रखा है तो यहाँ पर आप फार्मूला लगा दो डायरेक्ट, परसेंट यील्ड इक्वल टू, फार्मूले में क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 और आपका कैलकुलेटर वैल्यू कितनी दी है? 56 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 89.28%। इसमें कुछ नहीं था, ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। बट मैं अगला एक कॉन्सेप्ट और लेके चल रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक फार्मूला और दे देता हूँ, आपको डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा वो फार्मूला। एक है हमारे पास एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट इक्वल टू होता है 6.4। ये फार्मूला आपको क्या करना है? डायरेक्ट लर्न करना है, याद रहे। ये फार्मूला क्या करना है? आपको डायरेक्ट लर्न करना है। इसके बाद मेरे पास एक कॉन्सेप्ट और है, वो कॉन्सेप्ट है आपका परसेंटेज कंपोजिशन का। परसेंटेज कंपोजिशन इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला से निकालना है, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है। मान लिया आपको सपोज कोई एक कंपाउंड दे रखा है, सपोज मान लिया आपने H2SO4 ले लिया। क्या ले लिया है? H2SO4 ले लिया है। H2SO4 में हमें परसेंट कैसे निकालना है ये जानना जरूरी है। तो आपसे देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि इसमें हाइड्रोजन का परसेंट कितना होगा, सल्फर का परसेंट कितना होगा, ऑक्सीजन का परसेंट क्या होगा। आपको इस तरीके से पूछेगा, गिवन H2SO4 है आपका और आप कहेगा हाइड्रोजन कितना परसेंट है, H कितना है और O कितना है, और कुछ नहीं देगा आपको, सिर्फ फार्मूला दिया रहेगा। तो आप कैसे निकालेंगे? टेंशन नहीं लेने का। सबसे पहले आप क्या करो, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। किसका? H2SO4 का। तो हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 2 टाइम्स है, सल्फर 32 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है इंटू 4, तो ये टोटल आ जाएगा 98 मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। चलिए अब देखो कैसे निकालते हैं। परसेंट ऑफ H, किसका निकालना है? परसेंट ऑफ H। परसेंट का मतलब होता है गिवन अपॉन टोटल। तो H का परसेंट कितना है इसमें? भाई H कितना कितना मॉलिक्यूलर मास दे रखा है? 2 तो दे रखा है, डिवाइडेड बाई टोटल कितना है? 98 इंटू 100, यानी हाइड्रोजन का परसेंट ये हो जाएगा। यानी आप इसको कैसे लिखते हैं? 100/49। अब ऐसे ही कहेगा आपसे परसेंट ऑफ सल्फर, परसेंट ऑफ सल्फर। तो सल्फर कितना है इसमें? 32 है उसका मास, अपॉन टोटल मास कितना है कंपाउंड का? 98 इंटू कितना कर दो आप? 100। ऐसे ही कहेगा आपका परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। तो ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है ना, तो 4 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 64 डिवाइडेड बाई 98 इंटू कितना करेंगे? 100। दिस इज द परसेंटेज कंपोजिशन इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये सबसे सिंपल था। देखो कुछ कैसे निकालता है, इस तरीके से निकालते हैं, बहुत आसान होता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? बहुत आसान होता है। तो इस तरीके से आप निकालना बहुत आसान होगा। तो मैं आपके लिए इसमें कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे HNO3 का आपको निकालना है, NH2CO NH2 निकालना है। यहाँ पर आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। क्या निकालना है?
परसेंटेज कंपोजिशन निकालना, यानी ये होमवर्क के लिए आप निकाल सकते हैं इसको। ये किसके लिए है? होमवर्क के लिए है। आप ये दो कंपाउंड निकाल सकते हैं। मैंने एक मेथड बता दिया है कि किस तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन आप निकाल सकते हैं। तो बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो आज जो हमने कॉन्सेप्ट दिया काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आपको इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना याद रहे। लिमिटिंग रीजेंट का आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। चलिए फिर, ओके।